हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से था। तो देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन की बात कर ले तो ये जो आपके पंजाब घराने से संबंधित है, तो पंजाब घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन है ना, ये आपके उस्ताद अल्लाह रखा खान के जो है ये आपके सबसे बड़े बेटे हैं। और उस्ताद अल्लाह रखा खान और उस्ताद जाकिर हुसैन ये दोनों ही जो है ना आपके तबला वाद्यंत्र से संबंधित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर उस्ताद अल्लाह रखा खान की बात कर ले तो इन्हें जो आपका 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से और 1982 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर जाकिर हुसैन के अगर सम्मान की बात कर ले तो देखिए, जाकिर हुसैन को जो है ये आपका 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। और वर्ष 1990 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2018 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, प्रीवियस शिफ्टों में आपसे घराना से लगातार प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन मैं कुछ शिफ्टों से नोटिस कर रहा हूं कि आपके घराने से जो है हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो मैं घराना से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया था, तो इस वीडियो में जो आपको घराना से एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो बता देता हूं। जैसे कि अगर बनारस घराने की बात कर ले तो देखिए, बनारस घराने में जो आपके प्रमुख कलाकार है ना, ये आपके मुमताज खान, राम सहाय, किशन महाराज, गिरिजा देवी, इसके अलावा शिव नंदन मित्र, बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, इसके अलावा शंभू समीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बनारस घराने से संबंधित है। इसके अलावा पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखेलाल, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, मदन मोहन, भोलानाथ पाठक, ये आपका जो है कल पूछा गया था। तो देखिए, भोलानाथ पाठक, इसके अलावा पंडित अमरनाथ मिश्र, नारायण विनायक, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके बनारस घराने से है। वहीं अगर जयपुर अतरौली घराने की बात कर ले तो देखिए, जयपुर अतरौली घराने में अलादिया खान आ जाते हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन मंसूर आ जाते हैं, केसर भाई केरकर आ जाते हैं, किशोरी आमोनकर आ जाते हैं, श्रुति सदोलीकर आ जाते हैं, पदम तलवलकर आ जाते हैं, अश्वनी भिड़े आ जाते हैं, विद्या गौरी अड़कड़ और बदे अली खान, इसके अलावा पंडित लक्ष्मण प्रसाद, इन सभी का जो आपका संबंध है ना ये आपके जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। देखिए, रामपुर सहस्रावन घराना का तो आप देख लीजिएगा, और भिंडी बाजार घराने में आपके छज्जू खान जो वो आ जाते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका पटियाला घराना और लखनऊ घराना जो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पटियाले घराने में अगर प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए, फतेह अली खान, अली बख्श, बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, राज्य अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, इसके अलावा परवीन सुल्ताना, इन सभी का जो संबंध है आपके पटियाला घराने से है। इसके अलावा अगर लखनऊ घराने की बात कर ले तो इसमें आपका बिंदादीन घराना, बिरजू महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, बिंदादीन, इसके अलावा कुदौ सिंह, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद और बेगम अख्तर, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके लखनऊ घराने से है। वहीं अगर ग्वालियर घराने की बात कर ले तो इसमें आपके विष्णु दिगंबर पलुष्कर आ जाते हैं। इसके अलावा आकुरनाथ ठाकुर आ जाते हैं, वीणा सहस्त्र बुद्धे आ जाते हैं, मीता पंडित, इसके अलावा हस्तू खान, हद्दू खान और नत्थू खान, ये जो आपके ग्वालियर घराने से संबंधित है। मेवाती घराने की बात कर ले तो इसमें आपके घग्गे नजीर खान आ जाते हैं, पंडित जसराज आ जाते हैं, जो कि आपका यही दोनों जो आपसे पूछा जाता तो ये आपके मेवाती घराने से संबंधित है। इटावा घराना में आपके ध्रुव तारा जोशी आ जाते हैं। आगरा घराने की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, आगरे घराने में अलख दास, इसके अलावा मलुक दास, फयाज खान, हाजी सुजान खान, इसके अलावा घग्गे खुदा बख्श, लताफत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान और विलायत खान, ये जो आपके आगरे घराने से संबंधित है। किराना घराने में जो आपके बंदे अली खान के बारे में पूछा जाता है तो देखिए, बंदे अली खान, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, इसके अलावा ये जो आपका गंगूबाई हंगल तो मैंने आपको बता दिया, मणिक वर्मा और हीराबाई बादोड़कर, इसके अलावा प्रभात्रे और सुरेश बाबू माने, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके किराने घराने से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप घराना से जो है आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाडो लाली लोक कला किस जनजाति के द्वारा जो है ये आपका किया जाता है। तो देखिए लाडो लाली लोक कला जो है ना ये आपके संथाली जनजाति के द्वारा जो वो किया जाता है और ये जो आपका कला जो है ना ये आपका मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में जो है ये आपका पाई जाती है। इसके अलावा लाडो लाली जो है एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसमें ताम्र धातु, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से सजावट और मूर्तियां जो है ना ये आपकी बनाई जाती है और इसे आमतौर पर जो है विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में जो इसका उपयोग जो वो किया जाता है। तो संथाली जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि लाडो लाडली नृत्य के बारे में पूछा गया था कि लाडो लाडली जो नृत्य है ना ये किस जनजाति के लोग करते हैं। तो देखिए लाडो लाडली नृत्य की बात कर ले तो इसे जो आपका मोरिया जनजाति के लोग जो वो करते हैं और इस नृत्य में युवक युवतियां जो होते हैं ना ये दोनों हिस्सा लेते हैं और इस नृत्य में गीतों को भी जो है आपका विशेष महत्व जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा मोरिया जनजाति के अगर कुछ अन्य लोक नृत्य की बात कर ले जैसे कि ककसाड़ नृत्य, मांदरी नृत्य और गेंडी नृत्य, ये भी जो नृत्य है ना ये आपके मोरिया जनजाति के द्वारा जो वो किए जाते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो मोरिया जनजाति फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एग्जाम मैं तो देकर नहीं आया हूँ, जो बच्चे क्वेश्चन बताएंगे वही तो मैं बताऊंगा ना। तो दोनों में से जो भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर जो वो क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए बीसीसीआई के जो पहले अध्यक्ष थे ना ये आपके RI ग्रांट गोवन थे। तो RI ग्रांट गोवन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बीसीसीआई की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए बीसीसीआई की जो स्थापना है ना ये आपके दिसंबर 1928 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बीसीसीआई का जो मुख्यालय है ना ये आपका मुंबई में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है ना ये आपके रोजर बिन्नी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और आईसीसी की स्थापना अगर पूछा जाए कब हुआ था तो ये आपका जून 1909 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अशोक के जो अधिकांश जो शिलालेख है ना ये किस भाषा में जो वो लिखे गए थे। तो देखिए अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है ना ये आपके प्राकृत भाषा में जो वो लिखे गए थे और किस लिपि में लिखे गए थे अगर ये पूछा गया था। तो देखिए अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है ये आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो वो लिखे गए थे। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस लिए सम्मान से जो वो सम्मानित किया था। यानी डोमिनिका का जो आपका सर्वोच्च जो राष्ट्रीय सम्मान है ना जो कि आपका डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो है ये आपका सम्मान से जो वो प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये जो है किस लिए जो इस अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो कोविड-19 था ना यानी कोरोना महामारी के दौरान कैरेबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए जो है उन्होंने जो है डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से जो वो सम्मानित किए थे। तो कोरोना महामारी यानी कोविड-19 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि 50% बच्चे ने जो ये प्रश्न भेजा है और ये बच्चे कुछ बता रहे थे कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो देखिए जीएसटी संविधान के जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और 101वां संविधान संशोधन ये जो है कब हुआ था तो ये आपका वर्ष 2016 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जीएसटी का अगर फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जीएसटी के जो है आपके 4 बुनियादी दर होता है और वो 4 बुनियादी दर संरचना कौन कौन सा है। तो पहला आपका 5% है, सेकंड आपका 12% है, थर्ड आपका 18% है और फोर्थ आपका 28% है। हालांकि आपका 0% भी है यानी 5 बुनियादी दर भी है। लेकिन अब एग्जामिनर आपके ऑप्शन में क्या देता है, 4 देता है या फिर 5 देता है, ये आपके ऊपर जो वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में जो वो क्या दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जीएसटी बिल को राज्यसभा द्वारा जो है 3 अगस्त 2016 को जो ये आपका पारित किया गया था और लोकसभा द्वारा जो है इसे 8 अगस्त 2016 को जो वो पारित किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा इस बिल पर जो है कब हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आपका 8 सितंबर 2016 को जो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किया गया था। और भारत में जीएसटी जो ये लागू कब हुआ था तो ये आपका 1 जुलाई 2017 से जो ये आपका जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था तो ये आपका असम राज्य था। और लेख जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो ये आपका अनुच्छेद 279A है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा जीएसटी से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट की बात कर ले तो देखिए जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये आपके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके अरुण जेटली थे। और जीएसटी की जो अवधारणा है ना, ये पहली बार 2005 में जो है पी चिदम्बरम के द्वारा जो है ये आपका संसद में जो वो प्रस्तुत जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले कि भारत में किस प्रकार की जीएसटी का मॉडल चुना गया है, तो देखिए भारत में दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल को जो वो चुना गया है। और जीएसटी लागू करने वाला अगर पहले देश की बात कर ले तो ये आपका 1954 में फ्रांस देश में जो वो लागू किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको जो वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, ये आपके श्री अजीत डोभाल है। तो अजीत डोभाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का शक्ति जो वो देता है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो ये आपका अनुच्छेद 226 है ना, ये उच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने का जो वो शक्ति देता है। और ये जो शक्ति है आपके संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और संरक्षण के लिए जो वो दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो है 5 तरह के रिट जारी करने का जो प्रावधान है वो किया गया है। और वो 5 तरह के रिट कौन कौन से हैं, तो पहला आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सेकंड आपका परमादेश है, थर्ड आपका उत्प्रेषण है, फोर्थ आपका प्रतिषेध है और फिफ्थ आपका अधिकार परीक्षा है। तो ये आपके 5 प्रकार के रिट जो वो जारी करने का जो है वो प्रावधान किया गया है। वहीं अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जो आपका रिट जारी करने का जो शक्ति देता है ना, कौन सा अनुच्छेद, तो ये आपका अनुच्छेद 32 देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है औद्योगिक विकास पर जो है आपका केंद्रित था। तो देखिए ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपका भारी उद्योगों पर जो है और औद्योगिक विकास पर जो है आपका केंद्रित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ना, ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें विकास जो लक्ष्य रखा गया था ये आपका 4.50% रखा गया था। लेकिन वास्तविक जो आपका वृद्धि जो तय किया जो आपका वृद्धि हुआ था ना, वो आपका मात्र 4.27 ही जो है ये आपका हासिल जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2023 में महात्मा गांधी जी की जो है कौन सी जयंती जो वो मनाई गई थी। तो ये प्रश्न तो आपका रिपीटेड प्रश्न है, जैसे कि मैंने इससे पहले आपका 2022 में पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था। तो देखिए 2023 में जो महात्मा गांधी जी की जो है ना 154वीं जयंती जो वो मनाई गई थी। तो 154वीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका 2 अक्टूबर 1869 को जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और ये महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर जो ये किसने संबोधित किया था, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है पहली बार इन्हें जो राष्ट्रपिता कहकर जो वो संबोधित किया था। और महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम है ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी को मृत्यु जो है ना ये आपके 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गांधी जी ने जो है अफ्रीका और भारत में आज़ादी के लिए किए गए आंदोलनों और योगदान को देखते हुए जो है संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी जो वो किए थे। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 2 अक्टूबर को जो वो मनाया जाता है। इसके अलावा इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका 1930 में दांडी मार्च हुआ था इसका नेतृत्व जो वो किसने किया था। तो देखिए 1930 में दांडी मार्च और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, दोनों का ही जो नेतृत्व है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे महात्मा गांधी जी से भी जो है लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न जो वो बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी भारत के किस पड़ोसी देश का जो है सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। जहां पे ऑप्शन में आपका नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो वो दिया गया था। ये 4 ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के आपका जो श्रीलंका पड़ोसी देश है ना, इसमें आपका सबसे कम जो वो शिशु मृत्यु दर देखने को मिलता है। लेकिन बच्चे ने बताया कि श्रीलंका ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो इन चारों ऑप्शन में अगर बात कर ले तो देखिए नेपाल में जो है ना भारत के सबसे जो है पड़ोसी देश में सबसे कम जो वो शिशु मृत्यु दर है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो नेपाल फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर देखिए श्रीलंका ऑप्शन में दिया गया होगा तो श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर श्रीलंका ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा, अगर ये चारों ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि नेपाल फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि द संगीत नाटक एकेडमी अनाउंस्ड हाउ मेनी फेलोज इन 2011, यानी संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा कितने फेलो को जो 2011 में कितने फेलोज देने की घोषणा जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक एकेडमी ने 2011 में 11 अध्येताओं की घोषणा जो वो किए थे, यानी 11 फेलोज की घोषणा जो वो किए थे। और ये जो फेलोज का जो चयन है ना, ये आपके प्रदर्शन कला क्षेत्र से जो वो किया गया था। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन जो आपका साइंस में केमिस्ट्री से आया था कि द केमिकल नेम फॉर CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH इज, यानी आपका CH3 उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH का जो है रासायनिक नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए जिसमें भी आपका ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है ना वो आपका YNE हो जाता है, यानी जो आपका सफिक्स होता है वो आपका YNE जो वो हो जाता है। तो देखिए अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में आपका क्या होता है तो प्रोपेन होता है, और जब आपका ट्रिपल बॉन्ड लग गया है तो ये आपका YNE हो जाएगा यानी प्रोपाइन हो जाएगा। हालांकि ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का ये ट्रिपल बॉन्ड तो पूछा गया था, लेकिन 3 कार्बन था या 4 कार्बन था। अगर 4 कार्बन होगा तो फिर आपका ब्यूटाइन हो जाएगा, अगर आपका 2 कार्बन होगा तो इथाइन हो जाएगा, अगर 1 कार्बन ही होगा तो मिथाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो वो बता दिया है। लेकिन लास्ट में आपका YNE जो वो जुड़ेगा, क्योंकि जब आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना तो YNE जो वो जुड़ जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले जब आपका यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अगर दिया रहे तो देखिए जिसमें जो आपका सिंगल बॉन्ड रहता है ना उसे जो आपका इथेन जो वो कहा जाता है, यानी एन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे डबल कार्बन है तो यहाँ पर आपका जो इथेन हो जाएगा, अगर CH3 ही सिर्फ रहता तो ये आपका मीथेन हो जाता। ठीक है, और अगर आपका CH3 उसके बाद फिर CH3 रहता ना तो ये आपका प्रोपेन हो जाता। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपका डबल कार्बन है इसलिए आपका इथेन जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इथेन का जो सूत्र होता है ये आपका C2H6 होता है। उसके बाद अगर बात कर ले कि जिस भी कार्बन में अगर डबल बॉन्ड होता है ना तो ये जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, तो उसमें जो आपका लास्ट में ENE जो वो लग जाता है। जैसे कि अगर यही बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 4 कार्बन है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब डबल बॉन्ड रहे ना तो ENE जो वो लग जाता है, और 4 कार्बन किस में होता है तो ये आपका ब्यूटेन में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड के कारण ये आपका ब्यूटीन हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका एल्किन की श्रेणी में जो वो आता है, जब आपका डबल बॉन्ड रहे तो ये आपके एल्किन की श्रेणी में आता है। एल्किन का सामान्य सूत्र अगर क्या होता है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है ना ये आपका CnH2n होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका एल्कीन के बारे में। अगर आपसे एल्केन के बारे में पूछा जाए कि एल्केन का सामान्य सूत्र KANE अगर लगा रहे तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना ये आपका CnH2n+2 होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। जब आपसे अल्काइन का सूत्र पूछे कि ALKYNE आपका रहे तो इसका जो सूत्र होता है ना ये आपका CnH2n-2 होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका इकोनॉमिक से आया था कि अर्थव्यवस्था में थोक व्यापार का जो मतलब पूछा गया था। तो देखिए अर्थव्यवस्था में थोक व्यापार का जो मतलब होता है ना ये बड़ी मात्रा में माल खरीदना और उसे छोटी छोटी मात्रा में जो वो बेचना होता है। यानी थोक व्यापार जो है ये घरेलू व्यापार की एक अहम श्रेणी है जो कि थोक व्यापारियों को विनिर्माता और उत्पादकों के बीच जो है कड़ी का काम करना जो वो होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि कृषि जनगणना के अनुसार प्रति किसान आय जो है ये कितना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसानों की आय का अनुमान लगाने के लिए जो है ये आपका NSSO यानी जिसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो आपका किसानों का आय का अनुमान लगाने के लिए जो है NSSO सर्वेक्षण का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। और ये जो आपका 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में एक कृषि परिवार की जो औसत जो मासिक आय थी ना ये आपका 10,218 था। तो अगर 2018-19 का सर्वेक्षण के अनुसार पूछा गया होगा तो 10,218 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे जो है 2012-13 का पूछा गया होगा तो देखिए समय के साथ कृषि परिवार की औसत मासिक आय में वृद्धि हुआ है। और उदाहरण के लिए 2012-13 में औसत मासिक आय जो रहा था ना ये आपका 6,426 रहा था। तो अगर 2012-13 का पूछा गया होगा तो 6,426 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर अगर आपका हालिया का पूछा गया होगा तो देखिए नाबार्ड के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में किसान परिवारों की जो औसत मासिक आय ना ये आपका 13,661 रुपये था। तो जिस भी वर्ड्स का आपसे पूछा गया होगा मैंने जो आपको यहाँ पर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाना और तेजी से विकास करना ये जो आपका किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाना और तेजी से विकास करना ये जो आपके चौथी पंचवर्षीय योजना का जो वो मुख्य उद्देश्य है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये कब से कब तक रहा था तो ये आपका 1969 से लेकर जो है 1974 तक रहा था। और ये जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था। और इस योजना के तहत जो है धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण को जो है ठीक करने का मकसद भी जो वो रखा गया था।
इसके अलावा अगर चौथी पंचवर्षीय योजना के अगर लक्ष्य वृद्धि दर की बात कर ले तो ये आपका 5.7% रखा गया था, लेकिन जो वास्तविक विकास दर जो तय हुआ था ना, ये आपका 3.3% ही जो वो रहा था। यानी चौथी जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना, एक तरह से जो आपका असफल जो वो देखने को मिला था। और इसी योजना के तहत जो है आपके 14 प्रमुख भारतीय बैंकों की स्थापना भी जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना से जो प्रश्न पूछा गया था, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका अवधि रहा था कि आपका 1985 से 1990 तक रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में जो है विकास स्थापित करना था। तो अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया होगा तो ये वाला आपका क्वेश्चन में जो वो जरूर दिया गया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव खत्म करने और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए जो है किस सभा की स्थापना जो वो किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए जो है आपका बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना जो वो किया गया था। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा की जो स्थापना है ना, ये 20 जुलाई 1924 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और ये जो संस्था है ना, ये अछूतों के उत्थान के लिए जो है ये संस्था जो आपका बनाया गया था। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा का करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका मैथ से बच्चों द्वारा देखने को मिला था कि अगर 9% वार्षिक दर से 5 सालों में साधारण ब्याज 531 रुपये है तो मूलधन जो है ये कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला आपका सिंपल सा क्या होता है, तो साधारण ब्याज को जो है ऐसा ही कहा जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो वो कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका पी, जहाँ पे पी का मतलब क्या होता है, तो ये आपका मूलधन होता है। टी का मतलब अगर बात कर ले तो ये आपका टी जो होता है ये आपका समय होता है। और आर जो होता है ना, ये आपका आर जो होता है ये आपका रेट यानी दर होता है। और इसी को पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 कर देना होता है। तो यहाँ पर तो आपका साधारण ब्याज जो वो दिया गया है, तो साधारण ब्याज हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज हमें 531 दिया गया है, पी हमें निकालना है, टी हमें पता है कि टी कितना है तो 5 साल है। उसके बाद हमारा आर कितना, रेट कितना है, तो ये आपका 9% वार्षिक दर से है। और इसको 100 से जो वो डिवाइड कर देंगे, तो इतना तो आप सॉल्व कर लोगे। इस प्रकार से सॉल्व करके जो है आप आंसर बता दीजिएगा कि आपका आंसर जो वो निकल कर कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ष के लोगों को जो है ये आपका साक्षर जो वो माना गया है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह व्यक्ति है जो 7 वर्ष का है और किसी भी भाषा को समझ के साथ साथ जो है वो पढ़ और लिख सकता है। तो 7 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि श्री हरि नटराज इनका जो जन्म है ना, या फिर किस राज्य से जो ये आपके संबंधित है। तो देखिए श्री हरि नटराज की बात कर ले तो ये जो आपके एक तैराक से संबंधित है। और ये जो इनका जन्म जो है ना, ये आपका 2 जनवरी 2001 को जो है ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर बेंगलुरु ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका कर्नाटक जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका नास्तिक और रास्तिक का जो है विलोम, इनमें से कौन सा गलत जो है वो जोड़ी जो वो बताना था। तो देखिए नास्तिक अगर विलोम शब्द की बात कर ले तो नास्तिक आपका आस्तिक होता है, और रास्ता शब्द का जो विलोम शब्द है ना ये आपका बेराह होता है। तो इन दोनों का विलोम शब्द जो है मैंने आपको बता दिया है, इनसे आपका जो अलग जोड़ी होगा ना वो आपका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इस 4 आपके शब्द दिए गए थे, ठीक है। और इसमें आपको बताना था कि इसमें कौन सा शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, जहाँ पे एक ऑप्शन में आपका जो है दानव दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका दानव शब्द है ना, जो कि आपका एक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ये आपका दानवी होता है। तो दानव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।